हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में अनसॉल्व पेपर में फिजिक्स में सेट नंबर 2 के आगे के सवालों को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको सेट नंबर 1 तक के सवालों को बताया गया था, ठीक है। सेट नंबर 2 में, ठीक है, आपको 3 नंबर तक के सवालों को बताया गया था। आज 4 नंबर स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले 4 का नंबर है आपका सवाल। लिखा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का एन के सूत्र के पदों में एन का सूत्र अल्पतम विचलन कोण के तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो अल्पतम विचलन कोण के पदों में लिखना, तो n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 और साइन a बाई 2। ये वाला डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। समझ जाए, 3 नंबर में पूरा डेरिवेशन करना है आपको। 4 का खा नंबर सवाल है, 4 का खा नंबर। चलिए देखते हैं 4th का खा नंबर। 4th का खा नंबर, ठीक। लिखा है एक 50 वाट, ठीक है। क्या लिखा है? 50 वाट 100 वोल्ट, ठीक है। पावर दी गई है 50 वाट की और वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट, यहाँ पर वाट, ठीक है। 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट के, ठीक है, 200 वोल्ट और 50 वोल्ट 200 वोल्ट VRMS दिया गया आपको 200, ठीक है। अब इसके बाद देखो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है कितनी? 50 हर्ट्ज़, ठीक। अब ये अगर 50 हर्ट्ज़ हो गया तो विद्युत में से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता आपको सी क्या करना है? फाइंड करना है श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। एक तो मिल जाएगा आपको P इक्वल टू V² से रेडी ओ निकाल लो, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। बल्ब का प्रतिरोध, देखो सूत्र होता है P इक्वल टू V²/R से। तो V²/R इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा V² कितना? P। तो V का मान अभी देखो बल्ब के लिए 100 × 100 बटे P का मान है कितना? 50 दूना 100। तो R बराबर आ गया 200। R बराबर कितना आ गया? 200। अब अगर बल्ब में धारा ज्ञात करनी है तो इस पर देखो पोटेंशियल लगाया जा रहा है कितना? R लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P। अगर धारा वो ज्ञात करना चाहे मैं, पोटेंशियल धारा ज्ञात करो, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो I बराबर P बाई क्या होता है? V, है ना। P का मान कितना है? देखिए P का मान 50 बटे में कितना आ जाएगा? 100 0, ठीक। बचा कितना? 10, ये 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको देखो सवाल में ये कहा जा रहा है कि धारिता आपको चाहिए। तो देखो फार्मूला होता है I इक्वल टू VRMS अपान क्या होता है? Z। VRMS का मान इस वो दिया गया है, I का मान 0.5 निकाला आपने, और यहाँ पर Z का मान हो जाएगा, XC परिपथ है तो R² प्लस कितना? XC का होल स्क्वायर। इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस कितना? XC का होल स्क्वायर बराबर 200 बटे 0.5। ये हटा दिया, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा, 5 चौक 20, मतलब सीधे सीधे 400, ठीक है। तो हो जाएगा 400। अब देखो अगर मैं यहाँ से R² प्लस XC का स्क्वायर निकालता हूँ तो 400 का स्क्वायर और माइनस 400 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से XC का स्क्वायर निकालूंगा अगर, तो हो जाएगा कितना आपके पास? बोलिए 400 का स्क्वायर और माइनस R²। R का मतलब कितना हो गया? 200, मतलब 200 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो 400 का स्क्वायर और 200 का स्क्वायर, मतलब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 400, इधर पक्षांतर हुआ। तो सब कुछ अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 के बाद 4 0, है ना, और 2 दूनी 4 के बाद 2 2 4, है ना, 4 0। 16 में से 4 गए 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा आपका? देखो 1 2 3 और 4 0। इसको लिख सकते हैं आप 12 और गुणे 10 की घात कितना? 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो XC बराबर XC का स्क्वायर, दैट मीन्स XC इज इक्वल टू, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12 का अंडर रूट, है ना, 12 का अंडर रूट। 4 चौक 16 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, ठीक है, 3 त्रिक 9। तो सिंपल से लगभग ये आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3.5 के इर्द गिर्द या 6 के इर्द गिर्द ऐसे आएगा। 3.5 मान लेते हैं, गुणे 10 की घात कितना? 2, वर्गमूल निकाल लिया। XC का मान होता है 1 अपान कितना? ओमेगा C। 3.5 गुणे 10 की घात कितना? 2।
अब ओमेगा सी चाहिए आपको, ओमेगा का मान रखिए यहाँ से, ओमेगा सी पलट दीजिए, ओमेगा सी बराबर 1/3.5 इंटू 10⁻²। ठीक, यहाँ से सी बराबर हो जाएगा 1/3.5 इंटू 10⁻², और ओमेगा का मान यहाँ से, ओमेगा बराबर होता है 2πfc, ये हो जाएगा 2πf और c। ठीक है, ओमेगा का मान 1xc का मान हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू सी, 2πf क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा का मान 2πf, ओमेगा नीचे 2πf, मान रखो 1/3.5 गुणे 10 की घात कितना 2, 3.14, फ्रिक्वेंसी है आपके पास कितनी 50 हर्ट्ज। ठीक, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो सी बराबर आपका सीधे से जो आंसर आएगा सी बराबर वो आएगा 9.20 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आए वो लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका खंड द चौथे का खा नंबर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे है फिर विभवमापी के सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो देखो विभवमापी का सिद्धांत लिखना है, परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए, नहीं अच्छा पूरा लिखना है, विभवमापी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा विभवमापी आपको लिखना है। देखो रोल, फिर इसके बाद है घा नंबर, 4 का घा नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 4 का घा। ठीक, लिखा है रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत है। ठीक है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर घंटे, तो वेलोसिटी दी गई है आपको 180 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मिनट पर सेकंड में चेंज करिए, तो 180 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 दहम्मा 180 मतलब सीधे से 50 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी आ गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद देखो 180 चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक बी आपको दिया गया है, वर्टिकल दिया गया है 0.2 गुणे 10 की घात -4, ये हो गया आपका। ठीक है, बी पर तथा पटरियों में परस्पर 1 मीटर की दूरी है, तो एल बराबर कितना है 1 मीटर। तो देखो सिंपल से आता है, फार्मूला होता है v = PV × V × L, है ना। बी का मान रखो 0.2 गुणे 10 की घात -4, वेलोसिटी है आपके पास 50, एल का मान है 1। ठीक है, हल कर देंगे तो 5.2, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 1.0 और 1 0 इसके साथ 10 की घात -3, सीधे 1 मिली वोल्ट आंसर हो गया 4 का घा नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे, चार का अंगा नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताया गया है जब कोई गामा फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे वह लेकर उस एनर्जी को लेकर वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, अब इसके बाद क्या लिखा है, जब एक ट्रेन 180, ये हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या था, इसे आइंस्टीन द्वारा कैसे व्याख्या, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। उन्होंने कहा जब कोई गामा फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, तो जो फोटान की एनर्जी होती है वो 2 भागों में प्रयुक्त होती है। एक तो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में किए गए कार्यफलन के बराबर, ठीक है, और दूसरी उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 2 फॉर्म में निकली। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक E - W, तो K को कहा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर और E को कहा उन्होंने hν और माइनस क्या कहा, W को hν0 कहा। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ये लेक्चर में आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ठीक है, ये आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको प्रूव करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा है आपके पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथ LC
ओमीय प्रतिरोध R जुड़े होने पर परपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। ठीक है, सीधे सीधे से फार्मूला है आपको, ये डेरिवेशन है आपका LCR परिपथ है, LCR परिपथ का डेरिवेशन है, आपको आपके नोट से मिल जाएगा। LCR परिपथ का सीधा डेरिवेशन, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ सकता है। ठीक है, LCR परिपथ का डेरिवेशन, उसका फेजर डायग्राम अगर किसी को दिक्कत कर रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर देखिए खा नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, नहीं 5 का खा नंबर है। ठीक है, 5 का खा नंबर देखो लिखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है ना। व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दिया प्लेट का। ठीक है, मतलब त्रिज्या हो जाएगी प्लेट की, वो हो जाएगी 6 बटे कितना 2 बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻² मीटर। ये हो गया आपका। अब सवाल में कह रहा है कि इसमें परावैद्युत रूप में वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास, तो कैपिटल R बराबर 200 सेंटीमीटर बटे 2 मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर ओवरऑल। कितना दिया गया है 1 मीटर। ये हो गया आपका दिया गया। तो कहा जा रहा है कि अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ लें। लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा इसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, इस संधारित्र की गोले की। ठीक है, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर क्या दिया गया प्रश्नानुसार, हाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर किसके, गोलीय संधारित्र की धारिता के। ये दिया गया है कि धारिता, देखो ये दिया गया आपको समांतर प्लेट A ε0/d होता है और बराबर गोलीय होता है आपका 4πε0r। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A ε0/d और गोलीय संधारित्र की धारिता 4πε0 होता है, सूत्र है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे अगर, तो ε0 से ε0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, लास्ट में प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसकी भिन्न को पलट देते हैं हम, भिन्न को पलट देते हैं तो हो जाएगा d बाई कितना a, तो इधर भी पलट जाएगा 1/4π कैपिटल R हो जाएगा, a को ऊपर भेज दो, स्मॉल d बराबर a 4π कैपिटल R। a का मान भी आपको पता है कितना होने वाला है। ठीक है, a बराबर आपको पता है कितना हो जाएगा πr² क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, πr² बटे 4π और कितना r, पाई से पाई कैंसिल, सीधे से r² बटे 4r। ठीक, तो स्मॉल d बराबर यहाँ से r², स्मॉल r का मान कितना है 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर और बटे 4 × कैपिटल R का मान है आपके पास 1 मीटर। ठीक, सीधे से सॉल्व करेंगे 3 × 9 × 10⁻4 बटे में 4, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 × 10⁻4। ठीक है, या 0.22 मिलो फिर, हाँ ठीक है मीटर में आ रहा है आंसर। क्लियर है, तो ये हो गया 5 का खा नंबर। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। चलिए हटाते हैं 5 का गा नंबर। चलिए देखिए 5 का गा नंबर देखिए, लिखा है आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करिए। ये तो कर लेंगे ना, B = μ0 N/2r डेरिवेशन है, कर लीजिए, तैयार करिए। ठीक है, अब इसके बाद देखा 2 बिंदु आवेश 9e और e, 2 बिंदु आवेश 9e और e। चलिए भाई देखिए, यहाँ पर एक आवेश रखा है 9e और यहाँ पर रखा है एक e। ठीक है, 9e और e परस्पर a दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल a दूरी पर है। हाँ, बताइए कि इनको मिलाने वाली रेखा के तीसरे बिंदु Q के, रुक जा, दिखाइए, बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश, ठीक है, एक तीसरे बिंदु आवेश, बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में कहीं पे रख दो Q को, है ना। अगर ये डिस्टेंस x है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा कितना आपके पास
इनके बीच की दूरी है x, और अगर a है तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। भाई ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। हाँ ठीक है, a माइनस एक्स। ठीक, a दूरी दी गई है दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। क्यू के दोनों रखा जाए तो हो जाए संतुलन में। क्यू को दोनों के बिंदु कहाँ रखा जाए? चलिए देखिए, देखो अब अगर मैं इस वाले के ए बी कह लूँ, इसको रख लूँ सी। ठीक है, माना यहाँ पे लिख लेते हैं, माना सी को ए से एक्स दूरी पर रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है। ठीक, तो जरा देखो, ए के कारण सी पर बल किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, पॉजिटिव है दोनों, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए कह लो। और बी के कारण किधर की ओर? दोनों इधर लगेगा, एफ बी। तो प्रश्न के अनुसार संतुलन में, चूंकि संतुलन में है, संतुलन में है, अतः एफ ए बराबर किसके आ जाएगा? एफ इंटू बी के, मतलब दोनों बल आपस में बराबर, तभी संतुलन में हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका के, भाई फार्मूला क्या पढ़ा? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे कितना पढ़ा है? आर स्क्वायर पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों की बात हो रही है, तो के 9E गुणे Q बटे बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स स्क्वायर बराबर इनके बीच की बात करो तो ये कितना हो जाएगा? के Q इंटू ई बटे बीच में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो Q से Q कैंसिल, एक E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, बचा कितना? 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर आपका 1 अपान a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक, क्या हो जाएगा? 3 बटे एक्स इधर है वर्गमूल, है इधर का वर्गमूल 1 अपान a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3x बराबर में कितना? x, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर तो 4x बराबर 3a, मतलब x बराबर 3 बटे 4a है। अतः बिंदु A से 3 बटे 4a दूरी पर, 3 बटे 4a दूरी पर रखने पर निकाय संतुलन में होगा। ये हो गया आपका सवाल नंबर, ये था आपका सवाल नंबर, आपका था 5 का गा नंबर। 5 का कौन सा था? गा। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, हटाते हैं इसको। पाँच का। अब देखिए 5 का अथवा नंबर भी देख लीजिए। ठीक है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों और उनको परिभाषित करिए। भूचुंबकत्व के मुख्य 3 अवयव हैं, आपको पता है, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उनको परिभाषित करना है, उनके चित्र बनाइए। ठीक है, आगे देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी वाला है उसके चित्र बनाना और उसके प्रतिबिंब के बनने की व्याख्या करनी है। ठीक है, संरचना वगैरह नहीं निकला है इसका। देखो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करिए। ये भी आपका नोट्स में मिल जाएगा, परावर्तन के नियमों की व्याख्या। अगर किसी डेरिवेशन में किसी को समस्या होती है समझने में तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक पतली झिर्री अपवर्तन की, हाँ, एक पतली झिर्री एकल वर्णीय। ठीक है, ये आपका विवर्तन की डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना होगा, मैंने पहले कहा। सौर सेल क्या है? ठीक है, सौर सेल की संरचना, ये भी आपका सब थ्योरी है। एक समतल उत्तल लेंस, हाँ 7 का अथवा देखिए, 7 का अथवा पार्ट। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा कि आप डेरिवेशन वाला पार्ट और ये जो है आप तैयार करिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता हूँ, उसको मैं कमेंट कर दीजिए, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। अदरवाइज़ आप जितना भी है ये थ्योरी वाला पार्ट ये आप कंप्लीट करिए। मैं 1 नंबर और न्यूमेरिकल्स ये तैयार करूँगा आपका। ठीक है, अब देखिए, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर, एक समतल उत्तल लेंस है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। 7 का अथवा नंबर है, 7 का अथवा। ठीक, चलिए देखिए, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास, देखो
ये समतल उत्तल लेंस है, ठीक है। इसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। अगर हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर से ऐसे निकाल दें, ये वाला भाग, ठीक, ये यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो आपको ये वाला भाग कितना मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। चित्र पे ध्यान देना। फिर कह रहा है सवाल में 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और फिर सवाल में कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 मिलीमीटर। मोटाई मतलब ये वाली मोटाई 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब 0.3 सेंटीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या, 3 मिलीमीटर है तो 10 से उसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो लेंस के पदार्थ में जो चाल दी गई है वो v = क्या दी गई है आपको, 2 × 10⁸ v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये वेलोसिटी दी गई है। आपको फाइंड करना है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की क्या फोकस फाइंड करनी है, फोकस दूरी, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर व्यास इसका 6 है तो ये आधा हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब ज़रा देखो, ये डिस्टेंस अगर मैं मिला दूँ, ये वाली डिस्टेंस अगर मिला दूं, तो यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ से यहाँ तक P तक ये भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना भाई। ये सर्किल पूरा करेगा ऐसे, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ज़रा इसमें से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अगर इसका नाम C रख लूँ, इसका नाम A रख लूँ, इसका नाम B रख लूँ, तो CB कितनी हो जाएगी। टोटल R है यहाँ से यहाँ तक CP, तो CB कितनी बची, R में से 0.3 निकल गया, तो R माइनस कितना बचा 0.3, ये बन गया आपको। अब R का मान आपको सबसे पहले ज्ञात करना है, तभी फोकस दूरी आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो n फाइंड करिए। देखो एक रिलेशन पढ़ा आपने, n बराबर, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल और बटे कितना, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही पढ़ा है ना, ठीक। तो n बराबर c/v पढ़ा है। 3 × 10⁻, बहुत अच्छा सवाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब 1 दशमलव कितना आ जाएगा 5, ये कैंसिल हो गया, 2 2 1 कम 2 2 5 10, n का मान 1.5 आ गया, ठीक है। अब ज़रा त्रिभुज ले लो CBA। त्रिभुज CBA में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा। क्या लगाएंगे, CA का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मान रखो CA का R² और CB R माइनस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान 3 का स्क्वायर। मतलब R² बराबर A का वर्ग प्लस 0.09, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, नहीं माइनस का 2 × 6 0.6 R और प्लस का 3 × 9, ठीक। R² से R² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0.6 R इधर ले आएंगे, 0.6 R और 9 जोड़ेंगे तो 9.09। R बराबर हो जाएगा 9.09 बटे 0.6, ठीक है। 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 3 × 9 303 और 3 दूनी 6 20। हल करेंगे तो R बराबर 20 से कम 20, 10 बचा 100 130, 20 5 6 100, 15 पॉइंट कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट इसको ले लेंगे हम 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लेंस मेकर फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेंस मेकर सूत्र 1/f = है ना n2/n1 माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 1/f n2, वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करे, इसका मान 1 दशमलव कितना 5, तो लाइट बाहर से चलेगी अंदर जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 1.5 चलेगी कहाँ से, हवा से, तो बटे में 1 माइनस का 1। अब 1/r1, r1 इसके लिए कितना है, देखो r1 का मान मैं लिखूँ तो r1 है इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस की पहली प्लेन सरफेस है ना, तो r1 हो गई इन्फिनिटी, और r2 कितनी हो जाएगी, इस साइड में है, रेज इधर से इधर को जाएंगी, निगेटिव हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा, r का मान जो भी निकाला आपने, ये देखो 15, ठीक है। तो यहाँ पर रख लो 1/∞ और माइनस माइनस 1 कितना 15, हल कर लो 0.5 × 1 कितना 15, ये कैंसिल हो गया, 5 × 15 30, मतलब f बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, चित्र सहित सही से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर। चलिए हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए
चलिए 7 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। 7 के बाद है 8 नंबर। लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा आपको प्रूव करना है। इसकी सहायता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तो ये भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये बताइए कि थ्योरेटिकल पार्ट तैयार करिए आप। दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। आपको 8 का 8वां नंबर है, 8 का आर, ठीक। देखो देखिए इसमें करंट निकाल दी गई है 100 क्वेश्चन में, तो आप इसी हिसाब से करंट ले लेते हैं, नहीं चाहे इधर से निकालिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें I3 जा रही है, ठीक। चलिए देखिए, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको दिया गया है, अब मैं लूप ले लेता हूँ पहले। इसका नाम रखता हूँ A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। देखो एक करंट इधर को फ्लो कर रही थी, एक लूप इधर से ले रहे हैं, एक करंट इधर से फ्लो कर रही थी, एक लूप इधर से ले रहा है, ठीक है। दोनों लूप ले लिया। देखो C पर एक जंक्शन बनना है, 3 रास्ते हैं, तो C पर पहले जंक्शन रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो C पर संधि के नियम से, संधि के नियम से देखो संधि इसके पास आएगी कौन कौन सी, इसमें भी वही देखो आपको I2 जाएगी पास में, और इधर से I1 पास में आएगी, I3 दूर जाएगी, सीधे से I3 बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2। ये हो जाए समीकरण नंबर 1। तो पहला काम तो हो गया, ठीक है। अब हायर लोअर डिसाइड करिए। धारा देखो ध्यान से देखना, ठीक है। धारा इधर से इधर को जा रही है, B से C की ओर जा रही है, तो जिधर से जिधर को जाएगी वो हायर लोअर होगा, ठीक है। मतलब ये वाला हायर होगा, ये लोअर। देखो धारा I2 इधर से इंटर करेगी, उधर निकलेगी रेजिस्टेंस में, तो हायर लोअर। इधर देखो I3 जो है इधर से इंटर करेगी, उधर निकलेगी, तो ये हायर और ये क्या लोअर। इस वाले के लिए देखो ये I1 इधर से चल रही, इधर आ रही है, तो इधर से इंटर करेगी तो हायर हो गया, और इधर निकलेगी तो लोअर हो गया, ठीक। बैटरी में आप जानते हैं छोटा वाला टर्मिनल L होता है, मतलब लोअर होता है, ये हायर होता है, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, सारा लोअर हायर डिसाइड हो गया। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे लूप में, एक बारी बारी लूप में। तो शुरुआत करें पहले ABCA में, ठीक है। लूप ABCA में है, लूप ABCA अगर लगाएंगे, देखो लूप ABCA में, ठीक। तो लूप ABCA की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए A से B में आएंगे, देखो A से B की तरफ चलेंगे। लूप का मतलब देखो ध्यान रखो, रास्ता ABCA मतलब A से B में आएंगे तो पहले बैटरी मिलेगी, और बैटरी में जब A से B की ओर चलेंगे तो लोअर से हायर में जाएंगे। ध्यान देना, जब A से B की ओर चलेंगे तो लोअर से हायर में जाएंगे, ठीक। देखो धारा से केवल लोअर हायर डिसाइड करना है, बस लोअर हायर डिसाइड करने के बाद धारा छोड़ दो, फिर पाथ केवल देखना है, पाथ कौन सा है। तो रास्ता है आपका ABCA, तो A से B में जाएंगे तो लोअर से हायर में इंटर करेंगे, और जब भी लोअर से हायर मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 1 वोल्ट हो गया, 1, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं B से C भुजा में, तो B से C में देखो हम हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर, ऊपर से नीचे में नेगेटिव, तो माइनस का 1 इंटू कितना I2, तो माइनस का 1 इंटू कितना हो गया आपका I2। फिर आ जाओ, ठीक है। C से A जा रहे हैं, C से A ऊपर की ओर, तो हायर से लोअर, ऊपर से फिर नीचे, करंट I3 है, साथ में कितना है 2 है, तो 2I3 माइनस का 2I3, ठीक। और अब तो कुछ बचा नहीं, तो बराबर में क्या हो गया 0। I3 की वैल्यू रख लो जरा, ठीक है। 1 को उधर ट्रांसफ़र कर लो, माइनस का I2 माइनस का 2, I3 का मान ऊपर से रखो I1 प्लस I2 बराबर माइनस का 1, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हटा देंगे सब तरफ से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ठीक। माइनस हट गया, प्लस का 2I1 हो जाएगा, प्लस का 2I2 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, सब माइनस हटा दिया सब तरफ मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो 2I1 हो गया और प्लस का 3I2 हो गया, बराबर में 1 हो गया। समीकरण नंबर बन गया 2, ठीक।
दूसरा लूप लेते हैं हम ADCA, लूप ADCA में, लूप ADCA में, ठीक है। देखो जब A से D में जाएंगे तो बैटरी मिलेगी लोअर से हायर की ओर, मतलब प्लस का 2, लोअर से हायर, नीचे से ऊपर, प्लस का 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 2, ठीक। अब इसके बाद देखो D से C साइड में आएंगे तो रजिस्टेंस है हायर से लोअर, करंट I1 साथ में 1, तो माइनस का 1 इंटू I1, माइनस का 1 इंटू I1, ठीक है, 1 इंटू I1। और फिर दूसरे वाले में देखो, तीसरे में यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर से हायर लोअर जाएंगे, मतलब माइनस का 2I3, माइनस का 2I3 बराबर में कितना 0, फिर 2 उधर ट्रांसफर, माइनस का 1 माइनस 2I3 का मान ऊपर से I1 प्लस I2 और बराबर माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2I1 और प्लस का 2I2 बराबर 2, 2 हो गया बराबर में 2, हाँ ठीक है। अब देखो 2I1 3I1 हो जाएगा, प्लस का 2I2 हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया 3, ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करना है। समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने पर यहाँ लिख लेंगे, समीकरण नंबर 2 को 3 से व 3 को 2 से गुणा कर हल करने पर, गुणा कर हल करने पर, चलो देखो अगर मैं 2 को 3 से 3 दूनी 6I1, ठीक है, 3 त्रा की 9I2, ठीक, 3 एक कम 3, इसको 2 से, ठीक है, तो 6I1, 2 दूनी 4I2, 2 दूनी 4, कैंसिल कर देंगे, ठीक। समझ में आया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 में से गया 4 मतलब 5I2 और 3 में से 4 गया -1, मतलब सीधे से I2 बराबर आया आपका माइनस का 1/5 एम्पियर, ठीक। देखो माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि I2 की डायरेक्शन हमने गलत ले रखी है, I2 ऊपर की ओर जाएगी, बस लूप में इतना फ़र्क है, ठीक है, मतलब एक्चुअली I2 ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। अब देखिए I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो, रख लो भाई, 2I1 प्लस का 3I2 का -1/5 और लास्ट में 1, 2I1 बराबर ये हो जाएगा -1/5 रखेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/5, हाँ ठीक है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5, 5 कम 5 3 8 बटे कितना 5, 2I1 और यहाँ से I1 बराबर 8/5 गुणे 2 चौके 8, I1 हो गया आपका 4/5 एम्पियर, ठीक। I3 का मान आप ऊपर देख लीजिए, I1 प्लस I2 है ही है, I1 का मान है आपके पास 4/5 और माइनस का 1/5, 4 में से गया 3/5 एम्पियर, ये हो गया कितना I3। देखो सभी भुजाओं में धाराएं ज्ञात हो गई हैं, ठीक है, सभी भुजाएं जितनी भी थी सब में धारा आपकी ज्ञात हो गई है, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब लिखा है 9 नंबर, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 9 नंबर देखिए लिखा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रभिन्नत तथा पश्चाभिन्नत से क्या तात्पर्य है, ठीक है। पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नत में कब होता है, जब पी क्षेत्र को प्लस से तथा एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ते हैं तो आपका अग्रभिन्नत में होता है। पश्चाभिन्नत कब होता है, जब पी क्षेत्र को माइनस से एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ते हैं तो पश्चाभिन्नत होता है। ये हो गया, ठीक है। यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ नोट्स पे लिखा है, उसको पूरा कर दिए, परिवर्त आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको। अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए, कर लेंगे, आपको कराया गया है, ठीक है। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेट बच्चों यहीं पूरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।